तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज सैटरडे है और हिट एंड मिस की बारी है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मेल आए। कल रात एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा हुआ। पहली बार शायद अपने देश के इतिहास में जब एक साथ एक पटरी पर 3 ट्रेनें आपस में भिड़ गई। अगर तस्वीरें देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी नेशनल हाईवे का मंजर हो। अक्सर सड़कों पर ऐसी तस्वीरें दिखने को मिलती हैं जहां एक साथ कई गाड़ियां एक दूसरे से टकरा जाती हैं। रेलवे ट्रैक पर एक साथ 3 अलग अलग गाड़ियां और तीनों के बीच में कोलिजन हो, तीनों टकराएं आपस में, ये पहली बार हुआ इस देश में। अफसोस की बात यह है कि लगभग 300 से ज़्यादा लोगों की अब तक जो खबर है मौत हो चुकी है। 900 के करीब घायल बताए जा रहे हैं और बहुत सारी लोगों की अभी तक लाशें जो है वो डब्बों में फंसी हुई हैं। गैस कटर और बाकी जरियों से उनको काट कर निकालने की कोशिश की जा रही है। वहाँ मौसम और गर्मी इतनी ज़्यादा कि बहुत सारे लोग तो बेहोश हो गए और लाशों को देखकर, जख्मियों को देखकर, ऊपर से तापमान, तो बहुत ही विभत्स मंजर। आपको ये बताऊं कि हादसा कैसे हुआ, कहाँ पे क्या गलती हुई। उससे पहले 2-3 चीज़ें। एक, जो भारतीय रेलवे है, इंडियन रेलवे, सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में कोई एम्प्लॉय है, सरकारी नौकरी करते हैं, तो उसमें भारतीय रेलवे नंबर 1 है। कई लाख एम्प्लॉय हैं भारतीय रेलवे में। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह रेलवे की लाइन बिछी हुई है। रेलवे आज भी हमारे यहाँ सबसे सस्ता और सबसे आसान एक ट्रैवल का ज़रिया माना जाता है। आज भी इसके टिकट बहुत सारी जगहों पे आप जाएं तो बहुत कम है, लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरा, अपने देश में इस वक्त अगर आज की तारीख की बात करूं, 12,617 12,617 ट्रेनें जो पूरे देश को एक दूसरे से जोड़ती हैं। 12,617 ट्रेन पर डे। भारतीय रेल में सफ़र करने वाले मुसाफिरों के अगर आंकड़े की बात करें तो करीब एवरेज पर डे 2 करोड़ 30 लाख 2 करोड़ एंड 30 लाख पैसेंजर भारतीय रेल में सफ़र करते हैं। 2 करोड़ 30 लाख एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अगर किसी देश की आबादी के हिसाब से देखें तो ऑस्ट्रेलिया जैसा देश, जिसकी शायद आबादी 2.25 करोड़ के आसपास हो, उससे ज़्यादा लोग, जो पूरी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है, उससे ज़्यादा लोग तो हमारे यहाँ हर रोज़ भारतीय ट्रेन में सफ़र करते हैं। तो ये भारतीय रेलवे की तस्वीर है। भारतीय रेलवे को लेकर आपको पता है कि जब अपने यहाँ बजट हुआ करता था तो एक दिन भारतीय रेल का बजट अलग से पेश किया जाता था, और अब खैर इसको पिछले कुछ सालों से जनरल बजट के साथ मिला दिया गया है। अब सवाल ये है कि रेलवे पर आमतौर पर 2 ट्रैक होते हैं। मैंने इससे पहले 2-3 रेलवे जो ट्रेन एक्सीडेंट हुए उसको कवर किया था। एक ख़ासतौर पर बिहार में बोधगया में राजधानी एक्सप्रेस के साथ हुआ था, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो उस वक्त बहुत सारी टेक्निकल और तकनीकी चीज़ें समझ में आई थी, और मुझे रेलवे के बारे में जानकारी का इसलिए भी शौक़ है कि मैंने 1-2 बार जिक्र किया। बचपन में मुझे रेलवे में नौकरी करने का बड़ा शौक़ था, क्योंकि उनके रेलवे क्वार्टर मुझे बड़े अच्छे लगते थे। अब भी मैं प्लेन में सफ़र करने से डरता हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्लेन क्रैश देख चुका हूँ, नज़रों से कवर कर चुका हूँ। और इसको लेके बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं आंकड़े के साथ कि जितने प्लेन क्रैश नहीं होते उससे ज़्यादा तो ज़मीन पर रेलवे के एक्सीडेंट होते हैं और उसमें लोग मरते हैं। तो ये भी एक कड़वी सच्चाई है। कल यानी कि 2 जून की शाम ये हादसा हुआ है। करीब 6:55 पर इसकी शुरुआत हुई है। ट्रेन नंबर 12841 12,148 या 12841 आप रख लीजिए। ये ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा में एक स्टेशन है शालीमार के नाम से जाना जाता है, बहुत सारे लोग जानते होंगे। शालीमार से ये दोपहर 3:20 पर चलती है और सीधे चेन्नई सेंट्रल के पास तमिलनाडु में एक कोस्टल एरिया है जो कोरोमंडल कहा जाता है, तो उसी कोरोमंडल तक जाना था इस कोरोमंडल एक्सप्रेस को। 3:20 पर राइट टाइम पर यह ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस शालीमार स्टेशन से रवाना होती है, और अब इसको करीब 1659 किलोमीटर का सफ़र तय कर आज शाम करीब 4:35 पर पहुंचना था चेन्नई। यानी लगभग 25 घंटे का सफ़र था ये पूरा।
और 1669 किलोमीटर शालीमार से लेकर चेन्नई तक। ये रिजर्व बोगी थी, लंबा सफ़र था तो लोग पहले से रिजर्वेशन कराते हैं। तो इस ट्रेन में जो रिजर्वेशन कराकर लोग बैठे थे, जो पैसेंजर बैठे थे कल, उनकी पूरी जो गिनती है, तादाद है, वो है 1257, 1257 मुसाफिर रिजर्व्ड। अब अपने देश में अगर आप लोगों ने रेलवे में सफ़र किया हो तो बड़े आसानी से आपको पता चल जाएगा कि रिजर्व जो बोगी होती है या कोच होता है, उसके साथ जनरल डब्बा भी होता है। और चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, इवन राजधानी को छोड़ दें और बाकी जो सुपरफास्ट ट्रेनें हैं, आमतौर पर ऐसे एक्सप्रेस गाड़ियों में भी जनरल डब्बा होता है ताकि लोग उसमें सफ़र कर सकें। तो 1257 तो वो थे जो रिजर्व पैसेंजर थे। इसके अलावा अगर 2-3 जनरल बोगी उसमें हो और एक डब्बे में आसानी से 72 लोग बैठते हैं, लेकिन जनरल डब्बों की जो आप हालत देखें अपने यहाँ, 150-150 लोग उसमें ठुसे होते हैं। तो अगर 2-3 भी जनरल डब्बा हुआ तो आप अंदाज़ा लगाए कि 1257 में 200 और जोड़ दिए, लगभग 1500 मुसाफिर सिर्फ इस कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार थे, जो 3:20 पर हावड़ा से चली और बिल्कुल राइट टाइम थी। अब ये 3:20 पर चली थी ट्रेन। उधर दूसरी ट्रेन की कहानी ये थी कि ट्रेन नंबर 12864 यशवंतपुर से चलकर हावड़ा तक, ये भी साउथ से आ रही थी और ये सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन थी। तो ये ट्रेन नंबर 12864 ये यशवंत से चल रही है और हावड़ा आ रही है, यानी एक ट्रेन इधर हावड़ा से जा रही है चेन्नई और दूसरी तरफ उधर साउथ से ही हावड़ा आ रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। ये जो यशवंतपुर ट्रेन है ये ओरिजिन होती है बेंगलुरु से चलती है और कल ये बेंगलुरु से चली सुबह 10:35 पर इसके रवानगी का वक्त है। तो बेंगलुरु से 12864 ट्रेन सुबह 10:35 पर हावड़ा के लिए रवाना होती है। हावड़ा इसको आज शाम 19:55 पर, यानी कि लगभग 8 बजे के करीब पहुंचना था, बल्कि माफ कीजिएगा कल ही शाम सुबह 10:35 पे चली थी और फिर 8 बजे इसको पहुंचना था। जो इसमें रिजर्व बॉगी थी, उस रिजर्व बॉगी में जो लोगों के रिजर्वेशन थे 1039, 1039 मुसाफिर सवार थे, जो बाकायदा रिजर्व है। इसमें भी जनरल बॉगी थी और जनरल बॉगी का अगर आप 200-300 रख लें मुसाफिरों की तादाद, तो इसमें भी लगभग 1200-1300। तो कुल मिलाकर अगर दोनों ट्रेन को देखें तो अराउंड 1500 उधर रख लें और 1300 इधर रख लें तो 2800 मैक्सिमम पकड़ के लिए, तो 2500, 2500 मुसाफिर इन दो ट्रेनों में सवार थे। अब हुआ यह कि जो बेंगलुरु से ट्रेन चली यशवंतपुर टू हावड़ा, ये 3 घंटे लेट हो गई। इसको पहुंचना था 8 बजे के करीब 7:55 पर हावड़ा, लेकिन ये 3 घंटे लेट, यानी अब हावड़ा ये पहुंचती है 11 बजे। तो 3 घंटे लेट का मतलब है कि बाकी स्टेशन भी अब लेट क्रॉस कर रही है। तो ये अभी दूसरी ट्रेन। अब एक तीसरी मालगाड़ी जिसमें मट्टी लदा हुआ है, ये मालगाड़ी एक भांगा करके एक जगह है जो उड़ीसा में है और भुवनेश्वर से करीब 170 किलोमीटर दूर और हावड़ा से करीब 250 किलोमीटर दूर बालासोर डिस्ट्रिक्ट है। और बालासोर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये जगह भानगा, और ये है भानगा बाजार, एक रेलवे स्टेशन। अब बालासोर स्टेशन में इन दोनों ट्रेन का स्टॉपेज था, क्योंकि बालासोर एक बड़ा स्टेशन है। बालासोर में जो शालीमार हावड़ा से चलकर ट्रेन आ रही थी उसको 6:32 पर पहुंचना था और ये लगभग ट्रेन राइट टाइम थी जो हावड़ा से चली थी। 6:32 पे ये पहुंच भी जाती, क्योंकि बालासोर से अब करीब ये थोड़ी ही दूरी पर थी। लेकिन जो बेंगलुरु से ट्रेन आ रही थी अपोजिट डायरेक्शन में, उसको जो है बालासोर स्टेशन पहुंचना था 3:48 पर। वहां पर इनका टाइम है, स्टॉपेज टाइम है भारतीय रेलवे का 3:48 यानी 3:45, लेकिन 3 घंटे ये लेट थी। तो अभी बालासोर में 3:48 का मतलब है कि 6:48 पे इसको पहुंचना था। अगर बेंगलुरु से चलने वाली ये ट्रेन लेट ना होती तो कल शायद बहुत सारे लोगों की जान बच जाती, पहली चीज़। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब हुआ क्या? हुआ ये कि हावड़ा से चलकर आने वाली शालीमार ट्रेन लगभग शाम के 6:55 पर बालासोर से पहले बानगा रेलवे बाजार, जो बानगा बाजार स्टेशन है, वहां पर पहुंचती है। अब उस स्टेशन के, हर स्टेशन पे आपने देखा होगा पूरे देश में, आप जो पटरियां होती हैं रेलवे के ट्रैक, वो 2 होते हैं, एक अप और एक डाउन, यानी एक जाती है और एक आती है, दोनों के बीच में गैप होता है।
और बड़ी स्पीड में दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। लेकिन जब जब आप कोई रेलवे स्टेशन करीब आएगा तो आप देखेंगे कि उसमें लूप लाइन होती है। लूप लाइन को हम यूँ कहें कि जैसे तीसरी और चौथी रेलवे ट्रैक भी हो जाती है हर रेलवे स्टेशन। बड़े रेलवे स्टेशन है तो फिर 5-6 ट्रैक हो सकते हैं, 8 भी होते हैं। लेकिन अगर छोटे मोटे स्टेशन हैं तो 3-4 तो ज़रूरी होते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर सपोज़ कोई एक नॉर्मल ट्रेन आ रही है और पीछे कोई एक्सप्रेस है, सपोज़ राजधानी एक्सप्रेस, क्योंकि हम लोग जानते थे जब राजधानी को गुजारना होता था तो बहुत बाकी ट्रेनों को रोक दिया जाता था कि भाई ये राजधानी है, उसको गुजरने दो। तो ऐसी ट्रेनों को कहाँ रोकेंगे? आप जब ट्रैक को देख रहे हैं तो 2 ही ट्रैक है पूरे देश में, एक अप और एक डाउन, तब उस पर कैसे रोकेंगे आप? तो रोकने का एक तरीका ये होता है कि जहाँ पे भी रेलवे स्टेशन होता है उस रेलवे स्टेशन पे कुछ एक्स्ट्रा रेलवे ट्रैक होते हैं। जैसे एक सेंटर में बीच में होगा, 1-2 दाएं बाएं होंगे, तो उस एक्स्ट्रा रेलवे ट्रैक पर किसी ट्रेन को आप लाइए और रोक दीजिए और जिस ट्रेन को आपको गुजारना है उसके दाएं बाएं से गुजरवा दीजिए। अक्सर आपने रेलवे स्टेशन पे ये भी देखा होगा कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन पे 3 ट्रैक होते हैं 2 प्लेटफॉर्म के बीच में, एक इस तरफ के प्लेटफॉर्म पर और एक इस तरफ के जहाँ से आप उतरते चढ़ते हैं, और एक बीच में भी ट्रैक होता है। वो बीच का ट्रैक खाली होता है इसलिए कि किसी ट्रेन को आना हो, रोकना हो, किसी को पास करना हो तो हम उसका यूज़ करेंगे। और जनरली उस बीच वाले ट्रैक पर आप देखिएगा कि मालगाड़ी बहुत खड़ी होती है। मालगाड़ी को बहुत लंबा सफ़र करना होता है, छुक छुक करके चलती है, वक्त लेती है। उनको कोई स्पीड या मुसाफिरों को तो पहुंचाना नहीं है टाइम पर। तो ये रेलवे की ट्रैक का आपको पता चल गया। तो अब चूंकि यहाँ भानगा रेलवे स्टेशन बिल्कुल नज़दीक था तो वहाँ पर अब 4 ट्रैक थे, 2 मेन लाइन अपर एंड डाउन और 2 लूप लाइन। लूप लाइन जिससे कि बाकी ट्रेनों को गुजारा जा सके या फिर ट्रैक बदला जा सके। ट्रैक भी बदलता, सीधे चलते हुए आपको इधर जाना उधर जाना, वो आपने देखा होगा, जो उसको तरीके से बदला जाता है। अब क्या हुआ कि इस रेलवे स्टेशन के पहले 4 ट्रैक हैं। अब यहीं पे ये एक्सीडेंट होता है 6:55 और 7 बजे के दरमियान में। होता यह है कि सामने से जो शालीमार हावड़ा ट्रेन चली आ रही है उसके कुछ बॉगी सीधे जो बीच में मालगाड़ी है और जो चश्मदीद उनका कहना है कि वो खड़ी हुई थी, डीरेल हो जाती है। और डीरेल होने के बाद उसके बॉगी उछलते हैं और उस वक्त स्पीड थी ट्रेन की करीब 130 किलोमीटर। चूँकि इस ट्रेन पे जिस स्टेशन पर ट्रेन को रुकनी नहीं होती है उस प्लेटफॉर्म को हर ऐसी ट्रेन बहुत तेज़ी से क्रॉस करती है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में। धूल आपने उड़ते हुए देखा हुआ प्लेटफॉर्म पे। मैं कई बार सोचता था ऐसा क्यों होता है, तो उसमें एक ये भी है कि अगर आप स्लो गुजारेंगे तो बहुत सारे लोग जान जोखिम में डालकर उस पर चढ़ने की कोशिश करेंगे, तो इतनी स्पीड करो कि लोग आसपास भी करीब ना आए। तो जिस स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकती है वहाँ पर स्पीड ट्रेन की हमेशा ज़्यादा होती है, बिल्कुल जूम करके ले जाते हैं। तो अब इस स्टेशन पे बांगा स्टेशन पे रुकनी नहीं थी, ट्रेन की रफ्तार लगभग 130 किलोमीटर थी। और उसी में जो पहली थ्योरी है वो ये है कि शालीमार ये कोरोमंडल जो एक्सप्रेस है इसके 2-3 बॉगी पटरी से उतर गए और उतरने के बाद जो मालगाड़ी खड़ी थी उस पर चढ़ गए, स्पीड ज़्यादा थी। और जब ये 2-3 बॉगी पलटी, ट्रेन का बैलेंस बिगड़ा, फिर ट्रेन का इंजन जाकर मालगाड़ी से टकरा गया जो कि दूसरे ट्रैक पर थी, लूप लाइन पर। अब इसी बीच में सामने से एक दूसरी ट्रेन आ रही है दूसरे ट्रैक पर अपोजिट। अब जब ये इस पहली ट्रेन की बॉगी डिरेल हुई उसके बाद उछल कर टकराई मालगाड़ी से, फिर मालगाड़ी की बॉगी और इसकी बॉगी ये हवा में, और हवा से उतरकर ये तीसरे ट्रैक पर या तीसरे रेलवे के ट्रैक पर जाकर गिर पड़ी। और जब वो गिरी उसी वक्त सामने से ये बेंगलोर यशवंतपुर टू हावड़ा जो एक्सप्रेस है सुपरफास्ट, ये ट्रेन चली आ रही है। इसकी भी स्पीड 110-120 की है किलोमीटर। अब वो आई, अचानक उसकी पटरी पर बॉगी आ गई। बॉगी आई, बॉगी को उसने उड़ाया, स्पीड ज़्यादा थी, लेकिन इस टक्कर की वजह से खुद उस ट्रेन की अपनी जो है वो भी बैलेंस बिगड़ गया, उनकी बॉगी भी अब पटरी से उतर गई। तब उनकी बॉगी भी इधर मालगाड़ी से, क्योंकि बीच में मालगाड़ी पिस रही है, इधर शालीमार एक्सप्रेस है, इधर यशवंतपुर सुपर एक्सप्रेस है, और उन दोनों के बीच में जो बॉगियाँ उड़कर एक दूसरे के पटरी पर जा रही हैं उनमें बीच में खड़ी। अब मालगाड़ी में शुक्र है कि मालगाड़ी में मुसाफिर नहीं होते, उसमें मट्टी लगा हुआ था। तो रफ्तार इतनी थी कि तीनों गाड़ियाँ एक दूसरे को काटते हुए, घसीटते हुए, एक दूसरे पर चढ़ते हुए टकरा जाते हैं। बॉगी हवा में है, अगर आप तस्वीरें देखेंगे दहलाने वाली। जो रेलवे ट्रैक है वो काफ़ी मजबूती से ज़मीन पर उसको रखा जाता है, वो बिल्कुल
आसमान की तरफ रेलवे ट्रैक उड़ कर ऊपर की तरफ दिख रहा है। बॉगी के अंदर से रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा है चीरते हुए उसको। बॉगी की तो हालत ऐसे है कि उसको मतलब गैस कटर से काटना भी बेहद मुश्किल काम है। तो ये इस तरीके से हादसा हुआ। अब इसके बाद खबर दी गई। अब चूंकि दोनों में लगभग 2,500 के करीब मुसाफिर, बॉगी की जो हालत है कि आप घुस कर रेस्क्यू ऑपरेशन चला नहीं सकते, आपको वहां पे गैस कटर बाकी चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन आलम ये था और मंजर ऐसा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें। हो सकता बहुत सारे लोग जिंदे हों, लेकिन वक्त इतनी तेज़ी से बीता और कि फिर उनकी मौत होती गई। फिर रात को अंधेरा हो गया। करीब आधे किलोमीटर के दायरे में ये सारा मलबा बिखरा पड़ा हुआ था, ½ किलोमीटर के दायरे में, इन तीनों का, मालगाड़ी का और 2 सुपरफास्ट ट्रेन का। तब तक गांव के लोग भी आ चुके थे, फिर रेलवे की जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम है वो सब पहुंची। रात में जो कुछ हो सकता था हुआ। रात तक खबर आई कि करीब 50 लोगों की मौत हुई, लेकिन सुबह की जब रोशनी आई, आसपास में फैले हुए जब सारे मलबे और लाशें देखी गईं और ट्रेन के अंदर फंसी हुई लाशों को देखा गया, रिजर्वेशन चार्ट से वो किया गया, मुसाफिरों की भीड़ देखी गई, पिछले स्टेशन से जब वो गुजरे, उन तमाम चीज़ों में मुसाफिरों के लिस्ट का अंदाज़ा लगाया गया, तो सुबह होते होते मरने वालों की तादाद करीब 300 के आसपास पहुंच चुकी थी। 900 के करीब घायल थे। बहुत सारे खुशकिस्मत थे जिनको चोट भी नहीं आई, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें घायल हुए और मारे गए। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये पहली थ्योरी जो आपको बताई, कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। तो इस हादसे को लेकर 3 थ्योरी आ रही है और मीडिया में भी अलग अलग चल रही है, लेकिन जो 3 थ्योरी है वो तीनों आपके सामने रखता हूँ। पहली है कि ये जो ट्रेन आई कोरमंडल एक्सप्रेस, जो शालीमार से चली हावड़ा से दोपहर को 3:20 पर, करीब 3 घंटे के बाद ये 6:55 पे पहुंचती है बांगड़ स्टेशन के पास। तो वहां जाते हुए एक तो पहला ये है कि इस ट्रेन में कहीं कोई किसी की फॉल्ट नहीं है, इसका अपने आप डीरेल हो गया। मतलब बॉगी जो है वो पहिए से खुद ही, डीरेल का मतलब होता है कि पटरी से बॉगी का उतर जाना। तो पटरी से बॉगी उतर गई और उतरने के बाद वो मालगाड़ी से टकराई, फिर सामने से दूसरी ट्रेन आ रही थी, वो उस पर गिरी और इस तरीके से ये हादसा हो गया। ये पहली थ्योरी है। दूसरी थ्योरी ये है कि कोई डीरेल नहीं हुआ, बल्कि शालीमार से चलकर ये कोरमंडल एक्सप्रेस जब जहाँ जा रही थी तो इसे मेन लाइन पर जानी थी, अप और डाउन 2 ही मेन लाइन होती, और लूप पे मालगाड़ी खड़ी हुई थी ताकि इन ट्रेनों को गुजरने दिया जाए। लेकिन किसी तकनीकी खामी की वजह से या लाइन्समैन या सिग्नल की खामी की वजह से ये ट्रेन लूप लाइन पे चली गई और लूप लाइन पर खड़ी थी मालगाड़ी, और सीधे जाकर 130 की गति में ये चली आ रही थी स्पीड में, और उसने मालगाड़ी को टक्कर मारी। मालगाड़ी को टक्कर मारी तो बॉगी सब हवा में उछल कर दूसरी तरफ जाकर पटरी पर बॉगी गिरी, और दूसरी तरफ से जो दूसरी सुपरफास्ट ट्रेन आ रही थी वो उसके चपेटे में आ गया और उस चक्कर में उसका भी एक्सीडेंट हो गया। ये 2 थ्योरी है। तीसरी थ्योरी है इसकी। तीसरी थ्योरी है कि न डीरेल हुआ और न लूप लाइन में ये मामला गया। तीसरी थ्योरी ये है कि सिग्नल फेल हो गया। रेलवे के सिग्नल आजकल बहुत ज़्यादा अब पहले के मुकाबले बेहतर हो चुके हैं। सिग्नल में ऐसे ही होता है जैसे आप ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल में देखते हैं, वहाँ पे जो जितने प्लेन हैं हवा में वो उड़ रहे होते हैं, तो हर एक का रूट पता होता दिखता है, कौन कब कहाँ पे किस शहर के आसमान या किस देश के आसमान पे इस वक्त कौन सी फ्लाइट कौन सा नंबर उड़ रहा है, आप खुद ट्रैक कर सकते हैं मोबाइल पर फ़ोन से। तो उसी तरीके से सिग्नल लाइन का भी है। एक कंट्रोल रूम में अलग अलग हर स्टेशन के जो रेलवे के मुलाजिम एक्सपर्ट्स होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वो कंट्रोल रूम में बैठे होते हैं और वो देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, क्योंकि अब तो हाईटेक ज़माना है, कि रेलवे ट्रैक कौन सा खाली और कौन सा बिजी है। जिस ट्रैक पर ट्रेनें गुजर रही हैं उनके इलाके से, खास एक दायरे के अंदर, सपोज 150 किलोमीटर के अंदर में, वो हमेशा रेड दिखाता है मार्क। जैसे आप मोबाइल पे अगर आप जो रूट निकलते हैं आप गूगल मैप के थ्रू, तो आपका वो सब कुछ दिखाता है कहाँ पे ट्रैफिक जाम है कहाँ नहीं है, तो आपको ग्रीन, येलो, रेड निशान दिखता होगा गूगल मैप अगर आप यूज़ करते हैं। सेम मान लीजिए रेलवे में है कि जैसे ही जिस ट्रैक पर ट्रेन है वो रेड दिखाएगा कि इस ट्रैक पर ये ट्रेन है, रेड है, और जितने फासले पर है, इसका मतलब है इस 50 किलोमीटर के दायरे में इस वक्त इतनी ट्रेनें चल रही हैं। हर ट्रेन के बीच में बिल्कुल गैप होता है, बेशक कम से कम 10-15 किलोमीटर, 10 मिनट का फासला होता है। लेकिन अगर किसी ट्रैक पर सिर्फ ग्रीन है
मान लीजिए अगले 50 किलोमीटर के दायरे में, तो इसका मतलब है कि इस ट्रैक पर एक भी ट्रेन नहीं चल रही है। तो अब नहीं चल रही है तो आप उस ट्रैक का किसी भी वक्त, किसी इमरजेंसी के हाल में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसी कंट्रोल रूम के थ्रू इस सिग्नल लाइन को देखकर जो वहाँ पे बैठे हुए इंचार्ज होते हैं, जैसे एटीसी का इंचार्ज होता है, वो डायरेक्शन देता है कि किस ट्रेन को कब कहाँ रुकना है। किसी स्टेशन पे स्टॉपेज नहीं भी है तो भी कई बार रुकना होता है, इसलिए कि आगे का ट्रैक खाली नहीं है, कुछ वजह से कुछ टेक्निकल डिस्टर्बेंस आ गई, या ज़्यादातर होता ही है। हर ट्रेन के जो टाइम टेबल बनते हैं वो दूसरे ट्रेन के हिसाब से बनते हैं, कुछ गैप रखने के बाद। लेकिन गड़बड़ी कब होती है, जब एक ट्रेन टाइम टेबल से तो चल रही है लेकिन दूसरी ट्रेन लेट हो गई। अब जिस ट्रेन को मान लीजिए 5 बजे गुजर जाना था वहाँ से, वो लेट हो गई है। अब दूसरी ट्रेन जो 6 बजे आनी है, उसके 1 घंटे के चक्कर में वो दोनों एक साथ आ गए हैं। तो ऐसी सूरत में ये इसीलिए ये जो सिग्नल वाला है सबसे ज़्यादा कारगर होता है कि वो देखते हैं कि 1 घंटा लेट हो गया है, अब ये दोनों के बीच में गैप कम है, तो वो एक ट्रेन को रोक देती है किसी स्टेशन पे ताकि दूसरे को गुजार सके। तो जब ट्रेन डिले होता है या लेट होती है, उससे पूरा जो रेलवे का ट्रैक और पूरा ये जो सारा सिस्टम है टाइम टेबल का, वो गड़बड़ा जाता है। और वो मतलब जनरल है कि आपके टाइम टेबल के हिसाब से आप लेट होंगे तो फिर आप दूसरों को भी डिस्टर्ब करेंगे। तो यहाँ पे यही कि सिग्नल जो है वो था रेड दिखाना था, लेकिन सिग्नल फेल हो गया और जो ट्रेन में जो चला रहे थे ट्रेन को, वो उस तक सिग्नल वो पहुंचा ही नहीं। तो ये उसी सूरत में हो सकता है जब ये सिग्नल फेल हो। तो अब चूंकि सिग्नल फेल था, उसे मालूम नहीं, उसे ये लगा कि ग्रीन ही है निकलते चलो, और मालूम नहीं था कि आगे एक ट्रैक पर मालगाड़ी है, क्योंकि वहाँ पे 4 ट्रैक थे। तो सिग्नल फेल में वो बता सकता था कि रुक जाओ, अभी उस ट्रैक पर मालगाड़ी है, थोड़ी देर के बाद जाना। अगर ये इशारा मिलता तो शायद ये एक्सप्रेस जो शालीमार से चली थी वो रुक जाती, लेकिन उसे सिग्नल मिला नहीं, तो उसके हिसाब से अगले स्टेशन पर उसे रुकना नहीं था। उसे रुकना तो बालासोर में था, और जिस बांगा स्टेशन पे हुआ है उससे उसको क्रॉस करना था। तो जब उसे सिग्नल ही नहीं मिला और उसके लिए ग्रीन था, तो वो स्पीड में गुजर गया, ये इस बात से बेखबर कि सामने मालगाड़ी खड़ी है। तो यहाँ सिग्नल फेलियर यानी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। अब ये सिग्नल फेलियर अगर है तो क्यों है, तो तीनों इसमें चूँकि इंक्वायरी हो रही है, एग्जैक्ट रीज़न क्या, एक ये भी आ रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो सकती, इस इलाके के आसपास नक्सलियों का भी काफ़ी असर है, तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि पटरी उखाड़ दी या कुछ और हुआ। इससे पहले बिहार की गया में ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। तो एक ये है कि गड़बड़ी की आशंका को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो बेसिक अभी तक शुरुआत के 3 हैं, वो पहला ये है कि एक ट्रेन डीरेल हुआ, उसकी बॉगी उछल कर गिरी मालगाड़ी पर, दूसरी तरफ से दूसरी ट्रेन आ रही थी, उसने उस बॉगी को टक्कर मारी और फिर वो भी एक्सीडेंट का शिकार हो गई। दूसरा ये है कि जो सामने से शालीमार से ट्रेन आ रही थी, वो मेन लाइन की जगह लूप लाइन पर चली गई, लूप लाइन पर मालगाड़ी थी और इसलिए टक्कर हो गई। तीसरा ये है कि सिग्नल फेल हो गया, और सिग्नल फेल होने की वजह से जो मेन ट्रैक पर मालगाड़ी थी वो शालीमार वालों को पता नहीं था और उसने जाकर टक्कर मार दी। तो ये 3, और चौथा गड़बड़ी की आशंका को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इनमें से ये कोई भी एक वजह हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर जो भी वजह हो, अफसोस की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय रेल, अब तो वंदे भारत और हम लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक आम हिंदुस्तानी जिन ट्रेनों का इस्तेमाल करता है, और इन ट्रेनों के बारे में आपको ख़ासतौर पर बताऊं कि जो शालीमार से ट्रेन चली थी, ये सब आम मजदूर, मिडिल क्लास मैन, ये लोग सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। इनके टिकट भी सस्ते हैं और आसानी से इनको अपनी मंजिल पर कम वक्त में पहुंचा देती है। तो आम भारतीय जिन ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें अब हम 21वीं सदी, हाईटेक दौर, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी जो सुरक्षा होनी चाहिए वो नहीं हो रही। एक और इसमें बड़ी अहम जानकारी आपको बताऊं कि एक पहले एंटी कोलिजन सिस्टम होता था कि जो ट्रेनें टकराती थी, अब उसको लेकर भी कई चीज़ें आ गई हैं। अब उसमें यह है कि आपका एक पूरा ऐसा सिस्टम है, तो एक नई टेक्निक ऐसी है जो सिग्नल कवच है। इस सिग्नल कवच की खासियत यह है कि ये बाकायदा उस ट्रेन में जो ट्रेन चल रही है उसमें लगा होता है, रेलवे का जो कंट्रोल रूम मॉनिटर करता है उसमें लगा होता है। अब यह है क्या, यह है कि अगर एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनें हैं और आपस में टक्कर हो सकती है, उससे पहले ये 500 मीटर पहले आपको बता देगा। और ट्रेन बता नहीं देगा, अगर मान लीजिए ड्राइवर सो रहा है, उसे सुना ही नहीं, सिस्टम ऐसा लगा हुआ कि उस ट्रेन के अपने आप वो ब्रेक लगा देगा। अगर कोई फाटक खुला रह गया है, रेलवे का फाटक अपने यहाँ बहुत सारे, आपको पता है फाटक की वजह से बहुत सारे हादसे हुए हैं, तो वो भी ये सिस्टम बता देगा और उस फाटक से पहले ट्रेन रोक देगा।
5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी ऐसी चीज़ जो नहीं होनी चाहिए रेलवे ट्रैक पर अगर वो होता है और ज़रा सा भी शक होता है, इस सिस्टम के ज़रिए वो उसे खबर कर देता है। और न सिर्फ खबर करता है बल्कि आपको यहाँ पर ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ऑटो सिस्टम है कि ट्रेन की स्पीड अपने आप कम हो जाएगी, ट्रेन का ब्रेक अपने आप लग जाएगा, ट्रेन अपने आप रुक जाएगी। तो ये एक सिग्नल कवच, करीब एक सिग्नल कवच पर 50 लाख 50 लाख का खर्चा है। और अभी हालांकि ये पूरी तरह से सक्सेसफुल इसलिए नहीं कहूँगा कि लगा नहीं है, लेकिन कहते हैं कि 2024-25 तक शायद हर ट्रेन में भारत के, जो मैंने बताया 12,217 ट्रेनें, शायद ये लग जाएं। और अगर लग जाए तो ऐसे बहुत सारे जो रेलवे ट्रैक पर आमने सामने या इस तरीके के हादसे होते हैं, शायद वो रुक जाए। हाँ, जो मैनुअल मिस्टेक होता है, जो इंसानों की गलतियाँ होती हैं, रेलवे में सबसे ज़्यादा वही होती है। तो इंसानों की गलतियों को कैसे दूर करेंगे ये मुझे नहीं मालूम। अपने रेलवे का जो बजट है, सिर्फ आप ये देखिए कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं सिर्फ बजट पर अगर एक नज़र डाल दें। अभी लेटेस्ट जो बजट आया रेलवे का 2023-24 का, ये है 2,40,000 करोड़ का बजट, 2,40,000 करोड़ रुपीस का बजट है। और इसमें सिर्फ 500 करोड़ रुपीस जो है, ये जो मुसाफिर हैं ट्रेन में सफ़र करते हैं उनकी फैसिलिटीज़, उनके बाकी चीज़ें और मेट्रो, इन सब के लिए। और ट्रेन के ऊपर और भारतीय रेल पर पैसे और बजट खूब लगाए जा रहे हैं पहले के मुकाबले। लेकिन फिर बात वहीं जब होती है, जब इस तरह के हादसे होते हैं, तो फिर सुरक्षा और चूक पर लेकर सवाल उठता है। और ये हादसा जिसमें ये इसलिए ज़्यादा आंखें खोलने वाला है कि भारत के इतिहास में कभी ऐसा कोई ट्रेन का हादसा नहीं हुआ जिसमें एक साथ 3 ट्रेनें भिड़ गई हों, 2 सुपर एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी, और 300 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कहते हैं बहुत सारे घायल बेहद गंभीर हैं, तो शायद मौत का आंकड़ा बढ़े, ऐसी भी आशंका जताई जा रही है। तो फिलहाल इस अफसोसनाक हादसे पर इतना ही। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।